हेलो डियर फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम इन आवर चैनल लर्न विद डॉक्टर प्रगति। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एग्जाम्स बिल्कुल नज़दीक हैं और सोशियोलॉजी का ब्रॉड सिलेबस हमारे सामने है। संपूर्ण 10 यूनिट्स में से क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये सवाल सबके मन में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगी, एग्ज़ाम के लास्ट डेज में हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इनको तैयार करने से विगत वर्षों में आए हुए ऑल यूनिट के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी पर फोकस करते हुए हम आज के प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट करते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, कौन विचारवादात्मक आधुनिकीकरण यानी रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन से संबंधित है? ऑप्शन क्या दे रहे हैं? एडवर्ड सईद, जुर्गेन हेबरमास, मैनुअल कैस्टल्स, एंथनी गिडेंस। विचारवादात्मक आधुनिकीकरण, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे कौन संबंधित है? एंथनी गिडेंस। एडवर्ड सईद ये उत्तर उपनिवेशवादी रहे हैं, इनका योगदान उत्तर उपनिवेशवाद में रहा है। जुर्गेन हेबरमास ये क्रिटिकल थ्योरी से संबंधित हैं। मैनुअल कैस्टल्स ये नेटवर्क सोसाइटी यानी सूचना समाज से संबंधित हैं। और विचारवादात्मक आधुनिकीकरण से संबंधित हैं तो यहाँ पर एंथनी गिडेंस। गिडेंस के अनुसार आधुनिकता को गतिशील बनाने में संरचनाकरण सिद्धांत के 3 मुख्य पक्ष कार्य करते हैं। पहला है समय व दूरी की पृथकता, दूसरा संबंधों में विस्थापन, तीसरा परावर्तकता। गिडेंस का मानना है कि दूर रहते हुए भी लोग तीव्र संचार साधनों द्वारा न केवल नज़दीकियां अनुभव करते हैं, बल्कि समय की दूरियां भी पट जाती हैं। आधुनिक संचार साधनों ने हमारे स्थानिक संबंधों को विस्थापित कर समस्त विश्व तक फैला दिया है। वे ऐसे समाज को परावर्तक समाज कहते हैं जिसका बिंब सभी स्थानों पर समान हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक घराना दिया गया है और संगीतज्ञ दिए गए हैं, और इनमें से पारंपरिक घरानों और संगीतज्ञों का कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम देख लेते हैं। पहला बनारस घराना, तो गिरजा देवी जी से संबंधित हैं। और दूसरा क्या दे रहे हैं? ग्वालियर घराना, मोगूबाई कुर्डीकर, ये राइट हो जाएगा। ग्वालियर घराने से मोगूबाई कुर्डीकर संबंधित नहीं है। और ये जयपुर घराने से किशोरी अमोनकर संबंधित हैं। पटियाला घराना, ये तो बड़े गुलाम अली खान का है ही। तो फ्रेंड्स, ये मोगूबाई कुर्डीकर जो थी, ये किशोरी अमोनकर की माँ थी। किशोरी अमोनकर कौन थी? ये जयपुर घराने से संबंधित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ग्वालियर घराना जो है, ग्वालियर घराने की बात करें तो ये भारत के सबसे पुराने घरानों में से एक है। यह ख्याल नामक शास्त्रीय संगीत से संबंधित है और इसके जन्मदाता जो हैं वो नत्थन पीर बख्श जी हैं। ग्वालियर घराने के जन्मदाता नत्थन पीर बख्श। और जयपुर घराने से किशोरी अमोनकर जी केवल संबंधित हैं, न कि जन्मदाता हैं। अगर जयपुर घराने की जन्मदाता की बात आए तो जयपुर घराना को अल्लादिया खान घराना के नाम से भी जाना जाता है और उस्ताद अल्लादिया खान इस घराने के संस्थापक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाश और आधुनिकता के संबंध में किसने टिप्पणी की थी? सर्वनाश और आधुनिकता, सर्वनाश और आधुनिकता के संबंध में किसने टिप्पणी की थी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट हो जाएगा जिगमैन बॉमन। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी 2 डिफिनीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले में ये कहते हैं, आधुनिक समाज विनाश व विध्वंस का समाज है, और दूसरी, नैतिकता का अभाव आधुनिकता का प्रमुख लक्षण है। और इसी से मिलती जुलती एक और परिभाषा है उल्रिच बेग जी की, जिनमें वे कहते हैं कि आधुनिक समाज जोखिम वाला समाज है। तो फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब एक दूसरे से रिलेट करता है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक नई दिल्ली के विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बनने का अनुमान किया गया है? किस वर्ष तक नई दिल्ली को विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला
शहर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? 2030। अब जैसे बात करें 2050 की, तो इसमें क्या होगा? 2050 तक दुनिया की शहरी आबादी यानी नगरीय जनसंख्या में भारत का योगदान सबसे अधिक होने की संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? जल्लीकट्टू ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य के ग्रामीण इलाकों का पारंपरिक खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक भी कहा जाता है। ये खेल जो है वो 2000 वर्ष पुराना है, जो उनकी कल्चर से जुड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने इस बात पर बल दिया कि सांस्कृतिक मद का विश्लेषण संस्कृत के परिपथ के माध्यम से किया जा सकता है? किसका विश्लेषण? सांस्कृतिक मद का विश्लेषण। और किसके माध्यम से? संस्कृत के परिपथ के माध्यम से। मतलब सांस्कृतिक मद का विश्लेषण संस्कृत के परिपथ के माध्यम से किया जा सकता है। इस बात पर कौन बल देते हैं? तो ऑप्शन क्या दे रहे हैं? स्टुअर्ट हॉल, डेविड हेल्ड, मैक्स होर्खहाइमर, TW एडोर्नो। राइट आंसर क्या रहेगा? स्टुअर्ट हॉल। अब स्टुअर्ट हॉल जी की बात करें तो इनके प्रमुख कार्य जो हैं वो राष्ट्रीय संस्कृति, आधुनिकता और वैश्वीकरण से जुड़े विषयों पर हैं। इन्होंने किन विषयों पर महत्वपूर्ण कार्य किया है? राष्ट्रीय संस्कृति, आधुनिकता और वैश्वीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय समाज को समझने के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा लघु और वृहत परंपरा को प्रयुक्त किया है? भारतीय समाज को समझने के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा लघु और वृहत परंपरा को प्रयुक्त किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या दे रहे हैं? SC दुबे, योगेंद्र सिंह, TK उमन, मिल्टन सिंगर। राइट क्या रहेगा? मिल्टन सिंगर। भारतीय समाज को समझने के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा लघु एवं वृहत परंपरा को मिल्टन सिंगर जी ने प्रयुक्त किया है। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने इन दोनों अवधारणाओं का प्रयोग भारतीय ग्रामों के अध्ययन में किया। इन दोनों की पारंपरिक अंतःक्रिया का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार ये दोनों परंपराएं आंतरिक एवं बाह्य दो संपर्कों द्वारा अंतःक्रिया करती हैं। फर्स्ट स्टेज पर जनसाधारण एवं निरक्षर कृषकों के द्वारा अंतःक्रिया होती है और दूसरे स्तर पर यानी सेकंड स्टेज पर अभिजात तथा चिंतनशील व्यक्तियों के द्वारा इन दोनों का संपर्क होता है। अब पहले के अंतर्गत आने वाली सांस्कृतिक प्रक्रियाएं लघु परंपरा को निर्मित करती हैं और दूसरे के अंतर्गत आने वाली वृहत परंपरा को निर्मित करती हैं। इन परंपराओं के इन दोनों स्तर का जो है निर्धारण होता है वो निरंतर अंतःक्रिया से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लिकर्ट पैमाना किसका मापन करता है? लिकर्ट स्केल या लिकर्ट पैमाना किसका मापन करता है? तो ऑप्शन क्या दे रहे हैं? सहसंबंध, अभिवृत्ति, विचलन और संतुष्टि। यहाँ पे राइट क्या रहेगा? अभिवृत्ति। ठीक है फ्रेंड्स,
लिकर्ट पैमाना अभिवृत्ति का मापन करता है। लिकर्ट पैमाना मनोवृत्ति एवं अभिवृत्ति को मापने के लिए थर्स्टन पैमाने का एक संशोधित रूप है। लिकर्ट ने अपने इस पैमाने का प्रयोग 1932 में विभिन्न समूहों की साम्राज्यवाद, प्रजातिवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद जैसे विषयों पर मनोवृत्तियों और रुझानों को जानने में प्रयोग किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेस्ले मैगी उत्पाद में सीसा लेड पाए जाने के विषय में सोशल मीडिया में नकारात्मक आलोचना में क्यों लिप्त हुआ। नेस्ले मैगी जो है उसके जो प्रोडक्ट में सीसा लेड जब पाया गया तो इसके विषय में सोशल मीडिया में नकारात्मक आलोचना में क्यों लिप्त हुआ। तो इसमें ऑप्शन क्या दे रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर उपभोक्ताओं को भला बुरा कहा। सेकंड क्या दे रहे हैं, उन्होंने उपभोक्ताओं की शिकायतों का जवाब नहीं दिया। और थर्ड क्या है, उन्होंने माफ़ी मांगने से मना कर दिया और विरोध प्रदर्शनकारियों के लिंक डिजिटल रूप से हटा दिए। तो यहाँ पे ये राइट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांगने से मना कर दिया था और जो प्रदर्शनकारी थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनका लिंक जो है डिजिटल रूप से हटा दिया था। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कारपोरेट सामाजिक दायित्व यानी CSR के प्रयोजनार्थ कारपोरेट को कुल लाभ का कितना प्रतिशत अनिवार्यतः निवेश करना चाहिए। ऑप्शन क्या दे रहे हैं, 5%, 4%, 3 और 2। क्वेश्चन क्या है, भारत में कारपोरेट सामाजिक दायित्व यानी CSR के प्रयोजनार्थ कारपोरेट को कुल लाभ का यानी जो उनको टोटल लाभ हो रहा है उसका कितना प्रतिशत अनिवार्यतः निवेश करना चाहिए। यहाँ पे राइट क्या रहेगा, 2% यानी 2%। अब CSR जो है मतलब कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नियम कंपनी अधिनियम 2013 के 7वीं अनुसूची के खंड 135 के तहत पारित व परिभाषित किया गया था, जो कि 1 अप्रैल 2014 से प्रभाव में आया। मतलब 1 अप्रैल 2014 से ये नियम प्रभाव में आया। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई नवविवाहित युगल पुरुष के पिता के घर में रहता है तो इस प्रकार के निवास को कहा जाता है। जब कोई नवविवाहित युगल यानी नवविवाहित जो कपल हैं वो पुरुष के पिता के घर में रहते हैं तो इस प्रकार के निवास को क्या कहा जाता है। ऑप्शन क्या दे रहे हैं, पति स्थानिक, वेरी लोकल, मातृ स्थानिक व नव स्थानिक। तो जब कोई नवविवाहित युगल पुरुष के पिता के घर में रहता है तो इस प्रकार के निवास को पति स्थानिक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके विपरीत जब विवाहोपरांत पति पत्नी के माता पिता के निवास स्थान पर निवास करता है तो उसे मतलब माता के निवास स्थान पर निवास करता है पति, तो यानी कपल मतलब जो होते हैं तो वो मातृ स्थानिक हो जाता है। और जब परिवार में पति पत्नी विवाह के बाद ना पति पक्ष के लोगों के साथ ना पत्नी पक्ष के लोगों के साथ रहते हैं वरन अपना नया अलग घर बना के रहते हैं तो उसे नवस्थानिक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पेंशन भोगियों के स्वर्ग से भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में परिवर्तित हो गया है। कौन सा शहर पेंशन भोगियों के स्वर्ग से भारत की सिलिकॉन वैली किस में परिवर्तित हो गया है, भारत की सिलिकॉन वैली। तो इसमें ऑप्शन क्या दे रहे हैं, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु और गुरुग्राम। राइट ऑप्शन क्या रहेगा, बेंगलुरु
बेंगलुरु शहर पेंशन भोगियों के स्वर्ग से भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में परिवर्तित हो गया है, लेकिन मूल सिलिकॉन वैली जो मतलब सही रूप से सिलिकॉन वैली है वो कैलिफोर्निया के दक्षिणी सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में स्थित है, जो एप्पल, फेसबुक तथा गूगल जैसी कई स्टार्टअप और वैश्विक प्रौद्योगिकियों का घर है। इस तरह बेंगलुरु भी विप्रो, इन्फोसिस और इन्फोटेक कंपनियों के मुख्यालय का घर है। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुर्खिम ने किस समुदाय में टोटमवाद की जांच की थी? दुर्खिम ने किस समुदाय में टोटेमवाद की जांच की थी? ऑप्शन क्या दे रहे हैं? रेड इंडियन, ट्रोबियन द्वीपवासी, ऑस्ट्रेलिया यरुंटा और अफ्रीकी जिप्सी। राइट क्या रहेगा? ऑस्ट्रेलियाई अरुंटा। ठीक है फ्रेंड्स, दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलियाई अरुंटा समुदाय में टोटमवाद की जांच की थी। अब जैसे आए, टोटम का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? टोटम का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो टोटम का सर्वप्रथम उल्लेख वर्ष 1791 में अमेरिकन इंडियन के अध्ययन के दौरान जे लॉन्ग ने किया। जे लॉन्ग नाम याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं टोटमवाद क्या है। दुर्खिम ने पवित्र और अपवित्र को समझने के लिए टोटमवाद का सहारा लिया और कहा कि ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति सबसे आदिम जनजाति है, उनमें टोटमवाद प्रचलित है। टोटमवाद ही समस्त धर्मों का प्रारंभिक स्तर रहा है। दुर्खिम के अनुसार टोटमवाद जो है वो समस्त धर्मों का प्रारंभिक स्तर रहा है। टोटम से संबंधित विभिन्न धारणाओं, विश्वासों और संगठन को ही टोटमवाद कहा जाता है। आदिवासी यह मानते हैं कि टोटम में अलौकिक शक्ति का निवास है जो सामाजिक जीवन को नियंत्रित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शोध में नृजातीय रूपक कथा इथनोग्राफिक एलोगेरी का क्या अर्थ है? नृजातीय रूपक कथा यानी इथनोग्राफिक एलिगोरी का क्या अर्थ है? ऑप्शन क्या दे रहे हैं? सांस्कृतिक संव्यवहार में निहित अर्थ को प्रकट करना, बड़े पैमाने पर संख्यात्मक आंकड़ों का विश्लेषण करना, अध्ययन किए गए जनसंख्या के प्रकार की व्याख्या करना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तुलना करना। राइट आंसर क्या रहेगा? सांस्कृतिक संव्यवहार में निहित अर्थ को प्रकट करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो इथनोग्राफी है, इथनोग्राफी से तात्पर्य समाज के प्रथानुगत व्यवहारों, विश्वासों एवं मनोवृत्तियों का विस्तृत वर्णनात्मक लेखा जोखा तैयार करने से है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन औषधि में अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी के कारण भारत में गुमशुदा बालिकाओं की आज वाली स्थिति क्यों आई है, जबकि पश्चिमी जगत में यह नहीं है? मतलब इनके कहने का मतलब क्या है? प्रजनन औषधि में अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी मतलब जो अल्ट्रासाउंड टेक्निकल ये जो टेक्निक भारत में आई है, इसके कारण जो है भारत में गुमशुदा बालिकाओं की आज वाली स्थिति क्यों है? मतलब यहाँ पे लिंगानुपात बहुत कम है, जबकि पश्चिमी जगत में यह नहीं है। तो ऑप्शन क्या दे रहे हैं? पुत्री का उच्च मूल्य, पुत्री के प्रति विरुचि, पुत्र के प्रति विरुचि, विवाह के प्रति विरुचि। राइट आंसर क्या रहेगा? पुत्री के प्रति विरुचि। प्रजनन औषधि में अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग कर लिंग परीक्षण किया जाता है और लड़की होने पर एबॉर्शन करा दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में लिंगानुपात लगातार ह्रास होता जा रहा है, लिंगानुपात का। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
सत्ता का कौन सा प्रकार अनोखी वैयक्तिक विशेषता पर आधारित है? सत्ता का कौन सा प्रकार अनोखी वैयक्तिक विशेषता यानी व्यक्तिगत विशेषता पर आधारित है? तो मैक्स वेबर जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ऑप्शन क्या दे रहे हैं? पारंपरिक, वैयक्तिक, चमत्कारिक और तार्किक विधिक। तो राइट आंसर क्या रहेगा? व्यक्तिगत विशेषता पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? चमत्कारिक। ये जो है, ये सत्ता जो होती है चमत्कारिक, ये अनोखी वैयक्तिक विशेषताओं पर आधारित होती है। मतलब इस सत्ता का आधार व्यक्ति की विलक्षण प्रतिभा या विशेषता होती है। फॉर एग्जाम्पल गौतम बुद्ध, महावीर और महात्मा गांधी, ये सब लोग एग्जाम्पल में आएंगे। मतलब इनकी एक व्यक्तिगत विशेषता रही है। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं: पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और तार्किक वैधानिक सत्ता। तो अब देख लेते हैं पारंपरिक सत्ता क्या होती है। इसका आधार जो है चिरकालिक विश्वास व व्यवस्थाएं होती हैं। राजा का लड़का राजा होगा, ये पारंपरिक सत्ता का उदाहरण है। और तीसरा क्या? तार्किक विधिक। तो तार्किक विधिक, इस सत्ता का आधार वैधानिक और तार्किकता के आधार पर बने नियम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कानून। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वयं को कंप्यूटर हैकर से बचाने के लिए आपको निम्नलिखित में से किसे चालू करना चाहिए? स्वयं को कंप्यूटर हैकर से बचाने के लिए किसे चालू करना चाहिए कंप्यूटर में? ऑप्शन क्या दे रहे हैं? स्क्रिप्ट, VLC मीडिया प्लेयर, एंटीवायरस एंड फायरवॉल। राइट ऑप्शन क्या रहेगा? क्वेश्चन क्या पूछा है? स्वयं को कंप्यूटर हैकर से बचाने के लिए किसे चालू करना चाहिए? तो फायरवॉल। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है, फिर यूं कहें यह एक प्रकार की सुरक्षा स्कीम है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में रहता है या फिर एक हार्डवेयर डिवाइस के रूप में। जब भी हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तब यही फायरवॉल हमारे कंप्यूटर की तरफ आ रही ट्रैफिक को अंदर आने से रोकता है। फॉर एग्जांपल, जब कभी भी हम कंप्यूटर में इंटरनेट का इस्तेमाल किसी वेबसाइट में जाते हैं या कुछ वीडियोस देखते हैं और साथ ही साथ उन्हें डाउनलोड भी करते हैं या फिर इन सब के अलावा इंटरनेट पर कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे में जो भी ट्रैफिक हमारे कंप्यूटर की तरफ आ रहा होता है उसको फायरवॉल रोकता है। वो हमारे कंप्यूटर के चारों तरफ एक दीवार खड़ा कर देता है ताकि कंप्यूटर में कोई अनवांटेड फाइल्स कंप्यूटर में ना आ पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, से रिपीटेड क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेबर की नौकरशाही का लक्षण नहीं है? ऑप्शन क्या दे रहे हैं? विशेषीकरण, पदानुक्रम, पदावधि और आरक्षण। क्वेश्चन क्या पूछा है? नौकरशाही का लक्षण नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरक्षण यानी रिजर्वेशन। ये नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी का लक्षण नहीं है। और विशेषीकरण, पदानुक्रम, पदावधि, ये सब नौकरशाही के लक्षण हैं। नौकरशाही के और भी लक्षण होते हैं, जैसे लिखित एवं औपचारिक नियम, दस्तावेजों का रखरखाव, जटिल श्रम विभाजन, अवैयक्तिक संबंध और निष्कासन की औपचारिक व्यवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेबरमास ने पूंजीवादी समाजों में संकट के किस स्वरूप की चर्चा नहीं की है? पूंजीवादी समाजों में संकट के किस स्वरूप की चर्चा नहीं की है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, संकट के किस स्वरूप की चर्चा नहीं की है। क्वेश्चन निगेटिव है तो क्या दे रहे हैं? वैधता, तार्किकता, अभिप्रेरण और संवेगात्मक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेगात्मक। अब जैसे आए कि पूंजीवादी समाजों में संकट के किस स्वरूप की चर्चा की गई है, हेबरमास द्वारा पूंजीवादी समाजों में संकट के किस स्वरूप की चर्चा की गई है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वैधता, तार्किकता और अभिप्रेरण।
ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आदिकाल से लेकर आधुनिक समाज तक की विकास प्रक्रिया से संबंधित है? आदिकाल से लेकर यानी पुराने समय से लेकर आधुनिक समाज तक की विकास प्रक्रिया से संबंधित है, कौन सी कृति या रचना? ऑप्शन क्या दे रहे हैं? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, द हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। आदिकाल से लेकर आधुनिक समाज तक की विकास प्रक्रिया ये किसमें दर्शाई गई है? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये बुक कब आई थी? 1893 की है। बुक का पब्लिश ईयर याद रखिएगा, 1893। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। दुर्खीम के अनुसार सबसे प्राचीन समाजों में यानी यांत्रिक समाज में श्रम विभाजन स्त्री पुरुष के भेद पर आधारित था। यानी इस प्रकार के समाज में यांत्रिक एकता थी। समाज में लोग परंपरा और धर्म के दबाव में यंत्रवत कार्य करते थे, परंतु जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे श्रम विभाजन जटिल होता गया और विशेषीकरण बढ़ता गया। इस पर श्रम विभाजन ने आधुनिक समाज में स्वायत्त एकता व संगठन को उत्पन्न किया। ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।